प्रिय छात्रों, नमस्कार। देखिए, मॉडर्न इंडिया में पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल में आपको बताया गया था कि ये मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट चैप्टर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यही वो समय है जब शक्तिशाली मुगल सम्राट यकायक कमजोर पड़ना शुरू हुए और उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर जो यूरोपीय कंपनियां अपने देश में आई थीं, उन्होंने भारतीय राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें से इस कार्य में सबसे आगे निकले अंग्रेज। उन्होंने क्रमशः आगे बढ़ते हुए पूरे देश पर अधिकार कर लिया। इसीलिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु वास्तव में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है और मिडवल इंडिया का अंत है वो, क्योंकि उसी समय औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह जब सत्ता में आते हैं तो उनके समय से क्रमशः सत्ता कमजोर पड़ती चली जाती है और धीरे धीरे लोग इसका लाभ उठाते चले जाते हैं और यूरोपीय कंपनियां पूरे देश पर अधिकार करके आखिरकार एक नए ढंग से शासन सत्ता की शुरुआत करती हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न इंडिया के तहत पढ़ते हैं। उसमें हमने बताया कि 1707 से 1857 तक ये जो 150 साल का इतिहास है उत्तरवर्ती मुगल राजाओं का, ये किसी तरह लड़खड़ाते हुए 150 साल चलता रहा। उसके पहले तो बड़ा ही शक्तिशाली राज्य हुए करते थे, आखिरकार पतन को प्राप्त हुए। 1857 में पूरी मुगल सल्तनत समाप्त हो गई, उसका विनाश हो गया। लेकिन जो यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में आई थी, उनका इतिहास आखिर क्या है? इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, पुर्तगाली वगैरह सब लोग भारत में आए, उन्होंने धीरे धीरे राज्यों में हस्तक्षेप किया। आखिर वो किस तरह से भारत में आए, क्यों भारत आए? क्या इसके पहले वो लोग नहीं आते थे? और अगर आते थे तो क्यों आते थे? और इस मॉडर्न इंडिया में अगर वो आ रहे हैं तो प्राचीन जो उनका भारत में आना जाना होता था, ये कार्यक्रम उनका उससे कुछ अलग कैसे है? इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का इतिहास। इसमें आपके सामने चित्र भी है, बड़ा सुंदर सा चित्र सर ने लगाया है कि किस तरह से ये लोग अपने जहाज को लिए हुए चले आ रहे हैं और ये राजा जमोरिन उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देख के बड़ा मजा आ रहा है। खैर, इसमें हम लोग सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की चर्चा कर लेते हैं, क्यों वे इंडिया आए। और मैंने अभी पहले कहा, थोड़ी देर पहले, कि क्या इसके पहले वो इंडिया आते थे? इसका उत्तर है हां, इसके पहले भी वो भारत आते थे। इसके पहले भारत में वो क्यों आते थे? इतना जान लीजिए, यूरोपीय महाद्वीप अत्यंत ठंडा महाद्वीप है और जब शरद ऋतु यानी ठंडक का समय आता है तब तो यूरोप जम जाता है। इधर जब गर्मियां शुरू होती हैं तब तो यूरोप में थोड़ी राहत होती है, हालांकि तब भी वो लोग ठंडे मुल्क वाले ही बने रहते हैं। लेकिन जब पूरे विश्व में गर्म भूभाग भी जब ठंडे होने लगते हैं यानी ठंडक पड़ने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में तो यूरोप जम जाता है। अब जम जाने की स्थिति में उनके लिए एक बड़ी विचित्र सी संकट हो जाती है, सारी वनस्पतियां घास फूस सब एकदम दब जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो खाए जिए कैसे, क्या खाएं, कैसे रहे? ये मजबूर कर देता है उनको ये हालात कि वे मांसाहार करें और शराब पिएं। ये मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ध्यान दीजिए कि यदि उन्होंने अपने मांस खाने के लिए किसी बड़े पशु को मार दिया तो बड़े पशु को मार देने के बाद आखिर वो मांस एक ही बार में तो खा नहीं जाएंगे। अरे आदमी की कितने खाने की औकात है, बहुत खाएगा, 1 आध किलो खाएगा, उतना बड़ा तो खा नहीं जाएगा। और बहुत ज्यादा लोग हो तो भी मांस बच जाते थे और कुछ दिन बाद मांस खराब हो जाते थे। इससे बचने के लिए वे लोग भारत से मसालों का आयात करते थे। आप समझ में आया? प्राचीन काल में वो लोग भारत में किस लिए आते थे? मसाला प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे उत्कृष्टतम सबसे अच्छे मसालों की भूमि है। इसके पहले भी थी और बनी भी रहेगी। ये इस देश को प्राकृतिक लाभ मिला है। भारत के मसाले, खासकर काली मिर्च और तमाम तरह के औषधीय मसाले, ये उनको मिलते थे। इससे वे अपने मांस को सुरक्षित रखते थे और साथ ही साथ अपने मांस को स्वादिष्ट भी बनाते थे। भारतीय मसालों का प्रयोग वो शराब में भी करते थे। नहीं लोग कहते हैं मसालेदार शराब। तो इस तरह से भारत से अच्छे मसाले प्राप्त करने के लिए वे लोग इंडिया आते थे। लेकिन ये जो कार्यक्रम लंबे समय तक चलता रहा, रोमन लोगों का हम लोगों से व्यापार होता रहा, यूनान के लोगों का व्यापार होता रहा, ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। मध्यकाल में
1453 ईस्वी तक आते आते इस्लाम का कुछ इस कदर प्रसार हुआ कि इस्लामिक लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इस्लामिक लोगों की तरफ से तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जो अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, और वहां से अधिकार करके इन लोगों ने ईसाइयों को अपने इस रास्ते से आने जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया। इधर आओगे तो जान मार देंगे। क्यों? क्योंकि लड़ाई धार्मिक भी होती थी, ईसाइयों मुसलमानों में भी लड़ाई होती थी। तो ईसाई मुसलमानों में लड़ाई, धार्मिक लड़ाई भी होती थी। इसी नाते अब मारे डर के व्यापारी इधर नहीं आते थे। यानी 1453 के बाद कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का हमला हो गया और उनके अधिकार में आ गया, तो स्थल मार्ग से जो यूरोपीय भारत आते थे उनका आना रुक गया। और भारत से व्यापार नहीं होगा तो समझिए उनका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि मसाला तो चाहिए। मजबूर होकर के आखिरकार यूरोपीय लोगों ने भारत आने के लिए समुद्र मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत से ये लोग समुद्र मार्ग से क्यों इंडिया आए। क्या भारत खो गया था? भारत की खोज लिखा जाता है ना। क्या वास्को डी गामा ने भारत को खोजा? ये कोई खोने वाली चीज है क्या? उसको खोज लिया? नहीं, उनके लिए भारत खो गया था। स्थल मार्ग से वो जानते थे कि इंडिया है, लेकिन अब वो समुद्र मार्ग से नहीं आ सकते थे। मजबूरन समुद्र मार्ग से किस प्रकार भारत पहुंचा जाए, इसके लिए यूरोप के व्यापारियों ने प्रयास करना शुरू किया। लेकिन ये समुद्री मार्ग से आना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि समुद्र छोटा सा गड्ढा तो है नहीं, बहुत विशाल क्षेत्र है, और वहां बीच समुद्र में जाने के बाद मार्ग और दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में लोग भटक जाते थे, बड़ी समस्या होने लगी। पक्षी वगैरह लेके साथ जाते थे, उनको उड़ाते थे तो वो स्थलों की तरफ पहुंचते थे, तो किसी तरह ये लोग जीवित बचकर आ जाते थे। बहुत समस्याएं होती थी मार्ग भटकने की। लेकिन ऐसे में पूरे यूरोप और एशिया के व्यापार पर अक्सर जैसे रोमन लोगों का अधिकार था, यूनानी लोगों का अधिकार था, लेकिन कुछ नवोदित राष्ट्र जैसे स्पेन और पुर्तगाल इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों ने भी भारत आने की कोशिश की और आने के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। और इसके लिए पुर्तगाल के राजकुमार जिनका नाम था हेनरी नेविगेटर, इसने एक दिशा सूचक यंत्र बनाया जिसको कंपास बोलते हैं। इसका एक सिरा नॉर्थ में, एक सिरा साउथ में रहता है। तो इस यंत्र के बन जाने से पुर्तगालियों का समुद्र में मार्ग भटकना बंद हो गया, क्योंकि वो कंपास देखते थे, यस यन, तो जिधर चाहे उधर चल दिए, इधर नॉर्थ है उधर चल दिए, और वो बता रहा कि तुम इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कंपास हमेशा बताता था, तो मार्ग भटकना बंद हो गया। एक वैज्ञानिक खोज तो हो गई। दूसरी, कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि बर्थोलेम्पो डियाज नाम का एक व्यक्ति जो पुर्तगाली था, उसने ये पता लगाया कि हिंद महासागर में एक स्थान है, केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तर मानसा द्वीप बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर मानसा द्वीप। उन्होंने कहा ये एक ऐसा तूफानी द्वीप है जहां हमेशा तूफान आता रहता है। तो अब पुर्तगालियों को यह पता चल गया कि इसका मतलब यही हिंद महासागर है। दूसरा पता लग गया, यानी मार्ग भटकना बंद हुआ, हिंद महासागर की निशानदेही मिल गई। दो चीजें। इसके पहले यूनान के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हिप्पालस ने यह पता लगाया था कि हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं उठती हैं, और वो मानसूनी हवाएं वर्ष में एक बार उठती हैं, और ये मानसूनी हवाएं उठ करके वो हिंदुस्तान की तरफ ही जाती हैं। ये हिंदुस्तान को वरदान है, क्योंकि इन्हीं मानसूनी हवाओं के माध्यम से हिंदुस्तान में बरसात होती है। इसे भी जब इन लोगों ने पता लगा लिया, तो अब ये लोग भारत आने के मार्ग को पूरी सुगमता पूर्वक जान गए। यद्यपि इसमें एक बार मिस्टेक हो गया था। 1494 की बात है। 1494 में एक बार कैप्टन कोलंबस, जिनको क्रिस्टोफर कोलंबस कहा जाता है, ये भारत आना चाहते थे और मार्ग भटक गए, और भटक करके नई दुनिया पहुंच गए, अमेरिका। यानी भारत आने के फिराक में ये नई दुनिया की खोज कर गए क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन अब नए आविष्कार इनके भटकाव को बंद कर दिए। वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति ने सारे वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाया। उसने कंपास अपने साथ रखा, और उसके बाद हिंद महासागर यही है, यानी उसने बाकायदे केप ऑफ गुड होप का एक चक्कर लगाया। क्वेश्चन कभी कभी आया है, किसने पहली बार केप ऑफ गुड होप का एक चक्कर लगाया था? वास्को डी गामा ने। ठीक, अब वो हिंद महासागर में पहुंच गया, और जैसे ही उसने देखा कि मानसूनी हवाएं उठी, उसने अपने नाव को पाल में लगा करके तुरंत उनमें ढकेल दिया, और बिना किसी प्रयास के इस समुद्र में उसने 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत आने में कामयाबी हासिल की। यानी भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया जिसका नाम था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या था वो? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली था।
लेकिन ये पुर्तगाली गुजरात के तट की तरफ आ रहा था। गुजरात के तट की तरफ जिस समय वो आ रहे थे, उस समय उनसे समुद्र में एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मानेक से उनकी मुलाकात हो गई और उनसे उन्होंने जानना चाहा कि मसाला कहां प्राप्त हो सकता है। अब्दुल मानेक ने बताया तो फिर गुजरात कहां आ रहे हैं, इधर राजनीति होती है। मसाला द्वीप के लिए चलिए दक्षिण चला जाए। और अब्दुल मानेक के पथ प्रदर्शन में, उसके टॉर्च बियरिंग में आखिरकार वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और कालीकट में जो राजा होते थे उनकी उपाधि होती थी जमोरिन। वहां के राजा जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया और उनके स्वागत के बाद ये जो है वहां समुद्र तट पर कालीकट के समीप उतर पाए। यहां बड़ा प्रसन्न हुए। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत की भूमि पर समुद्र मार्ग से आने वाला पहला यात्री था। आई फील अब तो आप समझ गए होंगे कि वे भारत से व्यापार क्यों करना चाहते थे, उन्होंने समुद्र मार्ग से भारत आने की कोशिश क्यों की और भारत आने में सबसे पहले किसने कामयाबी हासिल की। ये सारी चीजें आपको बता दी गई। ठीक, वास्को डी गामा। आइए हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की चर्चा कर लेते हैं। यानी सबसे पहले भारत आए पुर्तगाली और पुर्तगालियों में सबसे पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा। आप वास्को डी गामा को पुर्तगाली भी कह सकते हो, यूरोपीय भी कह सकते हैं। पहला यूरोपीय था, पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो भारत की भूमि पर 1498 में सबसे पहले आया। यानी यूरोपीय भारत में सबसे पहले। ठीक, हम लोग यही थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि जब यूरोपीय भारत में सबसे पहले आए तो यूरोपीय भारत में सबसे पहले आने के साथ साथ आखिर क्या और लोग भी इंडिया आए? जी हां, वास्को डी गामा के भारत आने पर सबसे पहले वास्को डी गामा ने काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। काली मिर्च है ना, काली मिर्च के व्यापार से उसे इतना लाभ हुआ कि उसने जो लागत लगाई थी और समुद्र यात्रा में जो उसको पैसा लगा था उस सबको निकाल देने पर उसने 60 गुना लाभ कमाया। पुर्तगालियों के इस व्यापारिक लाभ को देकर यूरोप में हड़कंप मच गई। यूं कहे कि यूरोप में एकदम हल्ला मच गए। हम सभी लोगों को भारत से व्यापार करना चाहिए। इसी नाते प्रत्येक व्यापारी देश के लोगों ने अपने अपने देशों की सरकारों से गुहार लगाई कि हमें भी कंपनी स्थापना की इजाजत दी जाए ताकि हम लोग भी हिंदुस्तान से लाभकारी व्यापार प्राप्त कर सकें। ठीक, ऐसा एक चीज और भी था उन लोगों के यहां आने का। पुर्तगाली और सारे यूरोपीय भारत में व्यापारिक लाभ के लिए तो आते ही थे, गरम मसाला प्राप्त करने के लिए आते ही थे, साथ ही साथ उन लोगों ने और भी एक इच्छा दबा रखी थी, वो था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। इन लोगों ने अपने राजाओं से ये वादा किया कि हम भारत से व्यापार करेंगे तो आपको टैक्स से लाभ होगा, आपको तमाम कर मिलेगा, आप धनी होंगे। दूसरा उन्होंने कहा हम भारत से अगर व्यापार करेंगे तो हम वहां ईसाई धर्म की पताका लहराएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा पूरे भारत को जीतकर आपके कदमों में डाल देंगे। यानी धन धर्म ध्वजा की चर्चा उन लोगों ने अपने राजाओं से की थी। राजाओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन्हें कंपनी की स्थापना की इजाजत दी और कंपनी के इजाजत के बाद आखिरकार क्रमशः एक एक देश के व्यापारी हमारे देश में यूरोपीय व्यापार के लिए आए। उनका क्रम क्या है, कुछ इस कदर उनका क्रम है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम। ठीक, अभी बताएगा ना। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फर्स्ट पुर्तगाली, उनकी तरफ से कौन आए थे? वास्को डी गामा। ये 1498 में आए थे, कालीकट के तट पर उतरे थे और इनके कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया, है ना। जो इन्होंने सामुद्रिक साम्राज्य बनाया था उसका नाम पुर्तगालियों ने क्या रखा था? एस्टाडो द इंडिया, ये इन्होंने नाम रखा था। ठीक, और इसके बाद देखिए दूसरे के बाद, ये पहले के बाद थे दूसरे डच। ये डच लोग जो है इनको आप हॉलैंड निवासी भी कह सकते हैं, है ना। ये हॉलैंड के लोग थे, हॉलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता था। ये 1602 में अपने कंपनी की स्थापना करते हैं और इनके कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। ठीक, आप इसको ये भी लिख सकते हैं VOC, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। ये दूसरे नंबर पर आए इंडिया में। और तीसरे नंबर पर आए अंग्रेज। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज
1608 में इंडिया आए। कब आए? 1608 में। इनकी कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इनकी कंपनी का नाम, बहुत बड़ा नाम था, है ना। जब इनका इतिहास पढ़ाया जाएगा तो एक एक के बारे में हम पूरा पूरा बताएंगे, कैसी कैसी घटना घटी थी। तीसरे नंबर पर ये आए, और उसके बाद चौथे नंबर पर आए डेन, यानी डेनमार्क के लोग आए 1616 में। इन्होंने डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और उसके बाद फिर पांचवें नंबर पर आए फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी 1664 में आए। कंपनी देश इंड से ओरिएंटल इनके कंपनी का नाम था। कंपनी देश इंड से ओरिएंटल, ये इनकी कंपनी का नाम है। तो इस तरह से यूरोपीय जो वास्को डी गामा के भारत आने के बाद वहां एक रोमांचक घटनाएं होने लगी कि हम सभी लोग जाएंगे भारत, यात्रा करेंगे और वहां व्यापार करेंगे। उन लोगों का एक निश्चित क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच, ये इस तरह से आते हैं। पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेज 1600 में स्थापित लेकिन 1608 में आए, डेन 1616, फ्रांसीसी 1664। इस प्रकार से ये लोग हमारे देश में एक क्रम बनाकर आए। प्रिय छात्रों, आप इतना जान लें, कभी कभी सीधे सीधे क्रम मिलाने को पूछ लेता है ना, सीधे सीधे क्रम मिलाने को पूछता है। और कभी कभी इनमें से ये पूछेगा सबसे पहले कौन आए, या कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन आए, या तीसरे नंबर पे कौन आए, चौथे पांचवें नंबर पे कौन आए, या कह देगा सबसे लास्ट में कौन आया। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। समय भी पूछ सकता है, और कभी कभी हो सकता है अपना स्तर बढ़ाने के लिए यह भी पूछ दे कि फला देश के कंपनी का नाम क्या था। ये सारी चीजें आपके सामने। चलिए बच्चों, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियां जो क्रम से भारत आई, उसमें एक एक लोगों का इतिहास क्या है, उन्होंने हमारे देश में किस तरह व्यापार करना शुरू किया, कैसे आए, और कैसे आए तो फिर उन्होंने इस देश में क्या योगदान दिया या क्या हानि पहुंचाई, क्यों उनका पतन हुआ इत्यादि, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, और पुर्तगालियों के बारे में जानने की कोशिश किया जाए। भारत आगमन के प्रयास, ठीक, भारत आगमन का प्रयास अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि भारत आगमन के लिए पुर्तगाली स्पेनिश जो प्रयास कर रहे थे, इसके लिए वो बहुत कठिनाई उठाते थे, समुद्र में मार्ग भटक जाते थे। ठीक, तो मार्ग भटक जाने की स्थिति में अंत में कंपास का वो जो है आविष्कार हुआ। बर्थोलोमेव डियाज जैसे लोगों ने उंतरमांसा द्वीप खोजा। तो ये सारी चीजें भी तो हैं। भारत आगमन के प्रयास में ये लोग बड़ी कठिनाई उठाते थे। हेनरी नेविगेटर, ये वहां के राजकुमार थे। हेनरी नेविगेटर ने कंपास, आप कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र, इसको कह सकते हैं आप दिक्सूचक यंत्र बनाया, है ना। तो इससे मार्ग भटकना बंद हो गया। इसी तरह से बर्थोलोमेव डियाज, बर्थोलोमेव डियाज, इन्होंने केप ऑफ गुड होप खोज लिया। केप ऑफ गुड होप, ये यानी उत्तर मानसा द्वीप, ये खोज डाला। ठीक, हिप्पालस ने क्या किया, हिप्पालस ने हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं खोजी। हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाओं के बारे में बताया। तो ये सारे प्रयास हुए थे। ठीक, और उसके बाद फिर वास्को डी गामा अंत में भारत आने में सफल रहे। ठीक, आप लिख सकते हैं कि अंततः 1498 में वास्को डी गामा भारत आने में सफल रहे। भारत के कालीकट के तट पर उतरे। ठीक, यानी पहला ये पहले पहले यूरोपीय थे जो भारत आए, पहले पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए, 1498 में आए और इन्होंने सफलता हासिल की। ध्यान दीजिए,
1498 में जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहला व्यापार किसका किया? काली मिर्च का। उसे 60 गुना लाभ कमाया। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाने के बाद फिर दूसरा यूरोपीय या दूसरा पुर्तगाली भी भारत आया और उसका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। ध्यान दीजिएगा, आप यही लिखेंगे, दूसरा पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। अल्वारेज कैब्राल ये दूसरा था। पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, इसने भी काली मिर्च का व्यापार किया और उसे 60 गुना लाभ कमाया। इसी कारण यूरोप में हलचल मची, क्योंकि इस व्यापारिक कार्यों में सबसे आगे निकल रहे थे पुर्तगाली लोग। अब एक बात आगे जान लें, इन लाभों को देखते हुए आखिरकार पुर्तगाल के राजा ने भारत में यूरोपीय बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। क्या किया? यूरोपीय बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन को, किसको? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। तो आप यहां लिख सकते हैं, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगी। ये पहली फैक्ट्री थी जो कोचीन में लगी, है ना, यहां यही इनका पहले पहले मुख्यालय हुआ। और कोचीन में जब फैक्ट्री लग गई तो धीरे धीरे ये एक उनका साम्राज्य हो गया। और साम्राज्य हो जाने के बाद अंततः अगला जो इसमें वो होता है, पुर्तगाल के राजा जो इमैनुअल कांट थे, इमैनुअल ने अंततः इस साम्राज्य के लिए अपने गवर्नर भेजने शुरू किए। क्या किया? पुर्तगाली गवर्नर भेजना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने अल्मीडा को अपना गवर्नर बनाकर भेजा। इसको सॉरी यहां पर हम लोग अब पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नरों ने किस तरह से अपने देश की सत्ता हमारे देश में प्रसारित करने की कोशिश की थी। इसको लोग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला व्यक्ति जो यहां पर पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए, उनका नाम था अल्मीडा। ये वहां के राजा के बड़े खास थे। अल्मीडा पहले पहले पुर्तगाली गवर्नर बनकर ही आए थे, क्योंकि वहां के राजा आप चाहते थे कि हमारी बस्तियों का वहां विकास होना शुरू हो, तो अल्मीडा सबसे पहले गवर्नर बनकर आए थे यहां पर। और 1505 से 1509 के बीच ही यहां पर गवर्नर थे। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहे। ठीक, इस व्यक्ति की शुरुआती नीति क्या थी? उसे कहा जाता है ब्लू नेवी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। ये जो शांत जल की नीति है, ये है किसकी? ये शांत जल की नीति जो है ये अल्मीडा की है ना। अल्मीडा ने जो शुरुआत किया था शांत जल की नीति, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। अल्मीडा ने शांत जल की नीति, पहले शांतिपूर्वक व्यापार कीजिए, पहले शक्तिशाली बनिए, उसके बाद समुद्र का स्वामी बनिए, इसलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति की शुरुआत की थी। ऐसा इसका प्रयास था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यद्यपि फिर भी यह युद्ध रोक नहीं पाया, क्योंकि अल्मीडा को हिंद महासागर में चुनौती मिलना शुरू हो गई। और अल्मीडा जो पहले वायसराय बनकर यहां पर आए थे, पहले गवर्नर बनकर आए थे, इनको जो चुनौती मिली वह थी गुजरात के सुल्तान से। गुजरात के सुल्तान ने एक सैनिक संगठन ही बना लिया और उसमें शामिल होते थे तुर्की, स्वयं गुजरात के सुल्तान और मिस्र के सुल्तान। तीनों लोगों ने मिलकर के अल्मीडा से युद्ध किया। इस युद्ध में अल्मीडा का एक पुत्र मारा भी गया, लेकिन आखिरकार अल्मीडा ने पलटवार किया और तीनों देशों के संयुक्त जहाजी बेड़े को बुरी तरह परास्त करके हिंद महासागर में पुर्तगालियों का परचम लहरा दिया। ठीक, तो अल्मीडा ने जो शांत जल की नीति तो अपनाई, लेकिन यह भी है कि इसने हिंद महासागर में
में मिस्र प्लस तुर्की प्लस गुजरात के संयुक्त जहाजी बेड़े को परास्त किया। ये देखिए जहाजी बेड़े को इसने परास्त कर दिया। ये इस तरह से इसने एक परचम लहरा दिया हिंदुस्तान में। और शांत जल की नीति यद्यपि ये अपना अपनाए हुए था, लेकिन एक बड़ा काम इसका हुआ। कोचीन इनके समय में मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ाने के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि ये पुर्तगाली गवर्नर जो अल्मीडा थे, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक आप कह सकते हैं इनको। ठीक, ये अल्मीडा जो है ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे, ये भी है के संस्थापक। अब आगे इनके बारे में जान लें कि अल्मीडा 1509 तक इंडिया में रहे और 1509 में इनको वापस बुला लिया गया। इनके बाद फिर जो नया गवर्नर हुआ वो थे अल्बुकर्क, यानी अगले अल्बुकर्क गवर्नर बनाकर भेजे गए अल्मीडा की जगह पर। और ये देखिए अगला जो गवर्नर बनकर आते हैं अल्बुकर्क। ठीक, ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। दो में आए अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक, सॉरी 1500 सॉरी 1509 से 1515 तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहे। और इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, साम्राज्य का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए इस व्यक्ति ने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया भारत में। यानी अभी कोचीन यद्यपि पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन अल्बुकर्क जब गवर्नर बनकर आए या वायसराय बनकर आए पुर्तगाल की तरफ से, तो इन्होंने भारत में कुछ नए ढंग का कार्य करना शुरू किया। जैसे इन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बना लिए, क्योंकि जानता था दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा महाराजा कृष्णदेव राय हैं, तो इसने उनसे अच्छे संबंध बना लिए। और अच्छे संबंध बनाने के पीछे कई मकसद थे। इसके माध्यम से वो बहमनी राज्यों के जो खंड है ना, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार वगैरह, इन लोगों से लोहा ले सकता था। इन लोगों के बंदरगाह बड़े ज्यादा लाभदायक थे उसके लिए। तो इसलिए उसने महाराज विजयनगर साम्राज्य से वादा किया कि हुजूर, मैं आपके लिए पुर्तगाली घोड़े हमेशा आपको ही बेचूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। इस प्रकार से उसने उनसे लाभ इस तरह भी प्राप्त किया कि इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके गोवा को छीन लिया। उनसे एक बंदरगाह होता था उनका गोवा, तो गोवा को छीन लिया। इतना ही नहीं बल्कि गोवा को छीन लेने के बाद उसने कोचीन और गोवा में महाराजा कृष्णदेव राय से यह भी इजाजत ले ली कि वहां किला बना सके, तो उसने किला बना लिया। ठीक, तो ये काम देखिए एक हो गया। कोचीन इनके पास था ही, अब ये भी इसने और भी इस साम्राज्य का विस्तार किया। हरमुज, सिलोन इत्यादि जगहों पर भी इसने धावा बोला और उन्हें भी जीत लिया अल्बुकर्क ने। एक चीज और भी उसने किया, भारत में पुर्तगाली जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उसने एक नया काम किया, और वो नया काम था कि उसने भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों के विवाह संबंध स्थापित करने की बात कही कि अगर ऐसा आप करते हैं तो यहां भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सकेगी। तो उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया अपने देश के लोगों को। ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा के सारे मंदिर तोड़ डाले गए ताकि हिंदू यहां हतोत्साहित हो जाए और ईसाई जनसंख्या बढ़े, ईसाई धर्म बढ़े। ऐसा भी उसने किया। तो इस तरह से तमाम कार्य अल्बुकर्क ने किया था। 1515 तक ये जीवित था और इसने पुर्तगाली परचम को और आगे बढ़ाया, और इस प्रकार एक हिंद महासागर में पुर्तगाली एक बड़ी नाविक शक्ति बन गए। देखिए इनके बाद एक और वो आते हैं, तीसरे गवर्नर बनकर आते हैं। आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तीसरे गवर्नर के रूप में यहां पर आते हैं नीनो डी कुन्हा।
नीनो डी कुन्हा, ये जो कुन्हा है ना, इसने विदेशों तक इस पुर्तगाली साम्राज्य को बढ़ा दिया, विदेशों तक इसने कब्जे कर लिए। और इसी व्यक्ति ने गोवा को कोचीन की जगह अपना नया मुख्यालय बना लिया। यहां लिख सकते हैं आप कि इन्होंने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाई। ठीक, एक उत्तर आपके सामने हो गया, गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई। ठीक, अनेक जगहों पर इसने धावे बोले, अधिकार किए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसने लंबे समय से चली आ रही उस पुर्तगालियों के कमजोर स्थिति को बहुत आगे तक बढ़ाया, है ना। ये 1529 से 1548 तक गवर्नर रहा, 29 से 48 तक के गवर्नर थे। और आखिरकार इसने परचम लहराया, एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। आते तो इसके बाद और भी हैं, इनके बाद आते हैं जोआ डी कोस्टा, उसके बाद आते हैं फ्रांसिस जेवियर, ये फ्रांसिस जोआ डी कोस्टा के बाद अल्फांसो डिसीजा, ये देखिए इनके बाद आते हैं, अगर देखा जाए तो फिर आ जाते हैं चौथे पे जोआ डी कोस्टा, इसके बाद फिर आते हैं जोआ डी कोस्टा के बाद आते हैं अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा जो आते हैं, सॉरी ये है अल्फांसो डिसूजा। इन्हीं के समय फ्रांसिस जेवियर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आ रहे थे। इन्हीं के समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए फ्रांसिस जेवियर भारत में आए थे। इस प्रकार इन लोगों ने अपने आप को धर्म प्रचार के रूप में भी प्रस्तुत किया। ध्यान रहे, अकबर के दरबार में जब स्वयं अकबर ने अपने दरबार में धर्म संसद बनाकर यानी प्रार्थना स्थल पर सभी धर्मों के लोगों को धर्म संसद बनाकर आमंत्रित किया, तो पुर्तगालियों की तरफ से 2 ईसाई पादरी वहां पहुंचे थे। 2 ईसाई पादरी, फादर मांसोरात और एका विवा, ये दोनों लोग मुगल दरबार में भी पहुंचे थे। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये एक बड़ा साम्राज्य बना था, इसमें आगे आता है कार्टेज आर्मेडा। जरा हम लोग इसको जान लें, ये कार्टेज आर्मेडा क्या है। जान लीजिए कि अपने आप को साम्राज्य के रूप में जब इन लोगों ने स्थापित कर लिया, तो साम्राज्य के रूप में स्थापित करके अब ये लोग स्वयं को समुद्र का स्वामी मानने लगे और ये अधिकार दे दिए ये लोग कि सभी भारतीय जहाजों को अब समुद्र से गुजरने के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी। कार्टेज का मतलब परमिट होता है, और उसके पीछे अरमेडा यानी पुर्तगाली जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा जो है शक्तिशाली होता था और वो उनकी रक्षा करता था, उसके बदले उनसे परमिट लेनी पड़ती थी। स्वयं बादशाह आजम अकबर को अपनी मक्का जाती जहाजों के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी और पुर्तगाली उनको वर्ष में 1 परमिट निःशुल्क प्रदान करते थे। इस प्रकार बादशाह आजम अकबर ने एक तरह से समुद्र पर पुर्तगालियों के राज्य को स्वीकार कर लिया। ठीक, ध्यान रहे, ये इनका लगभग 100 वर्ष तक चलता रहा। 1498 में ये भारत में आए थे और 1595 तक ये वहां शक्तिशाली रहे। इसके बाद आ गए पुर्तगाली और पुर्तगालियों ने जगह जगह इन लोगों को समुद्र में परास्त किया। 1598 में पुर्तगालियों ने बहुत निर्णायक मात दी, पुर्तगालियों को डचों ने बहुत निर्णायक मात दे दी और इस डचों के आने के बाद और अंग्रेजों के आने के बाद पुर्तगाली एकदम से कमजोर पड़ गए। ये स्थितियां आ गई। अब भारत में कार्टेज आर्मेडा जो भी आपने बताया, परमिट और उनका जहाजी बेड़ा, उसके बाद आता पुर्तगालियों का भारत में योगदान। आखिर योगदान क्या था इन लोगों का हमारे देश में? क्या इन लोगों ने हमारे देश में कुछ योगदान भी दिया? जी हां, दिया है। पुर्तगाली जब भारत में आए तो जहाज निर्माण का कार्य जो है एक उद्योग बन गया, जहाज निर्माण एक उद्योग हो गया। इसी तरह से इन लोगों ने यहां प्रिंटिंग मशीन बैठाई अपने देश में, यानी योगदान जो दिया इन लोगों ने, जहाज निर्माण को उद्योग बनाया। एक तो ये योगदान हो गया। दूसरा, इन लोगों ने गोवा में प्रिंटिंग मशीन बैठाई।
गोवा में प्रिंटिंग मशीन है ना, इससे प्रिंटिंग मशीन मतलब समझ सकते हैं आप, छापा खाना की मशीन है ना। यही प्रिंटिंग मशीन आगे चल करके भारत में समाचार पत्रों के विकास में सहायक सिद्ध हो गई। प्रिंटिंग मशीन, ये लोग आए, लोग यहाँ तमाम ईसाई धर्म की पुस्तकें, औषधियों की पुस्तकों को छपाई करवाया और लोगों में बांटा था इसको। ठीक, कुछ फल फसल बढ़ गए, जैसे तंबाकू ये लोग लाए है ना, तंबाकू के बाद आलू, ये तो किचन किंग है, आलू, पपीता, शकरकंद, मक्का, ये सब ये लोग हमारे देश में लाए। मक्का और शकरकंद, अनानास, ये इन लोगों के द्वारा हमारे देश में लाया गया। ठीक, नेक्स्ट जान लीजिए, ये हमारे देश में लोगों ने योगदान दिया था एक तरह से, प्रिंटिंग मशीन बैठाया, जहाज निर्माण को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। तंबाकू, आलू, पपीता, मक्का, शकरकंद, अनानास, काजू, ये सारी चीज ये लोग हम लोगों के देश में, अंगूर, ये सब चीज ये लोग पुर्तगाल से, मध्य अमेरिका से ये लोग हम लोगों के देश ले आए थे। ये इनका योगदान रहा। और अगला जो है, आखिर पुर्तगालियों का भारत में पतन क्यों हो गया, जान लीजिए। पुर्तगालियों का भारत में पतन इसलिए हो गया और वो गोवा तक सिमट कर रह गए, इसका सबसे बड़ा कारण था धार्मिक उत्पीड़न। ये लोग भारत में धार्मिक उत्पीड़न करते थे, इसलिए भारत की तमाम शक्तियां एकजुट हो गई और उन एकजुट शक्तियों ने पा लिया अंग्रेजों और डचों का साथ। अंग्रेज डच जो कि यहां स्थापित होना चाहते थे, पहले डच आए बाद में अंग्रेज, इन लोगों ने इन शक्तियों का साथ पाकर जगह जगह समुद्र में पुर्तगालियों को परास्त करना शुरू किया। एक तो ये कारण था। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था, इस दौरान इन लोगों ने ब्राजील की खोज कर ली, पुर्तगालियों ने इसी दौरान ब्राजील की खोज कर ली। अब ज्यादा ध्यान इनका ब्राजील पे हो गया, इसलिए भी भारत में इनका व्यापार पतनभूत हो गया। तो धर्मांधता, साथ ही साथ लोगों को कष्ट पहुंचाना, ब्राजील की खोज, ये ऐसी चीजें रही जिसके कारण पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया। तो ये रहे आपके सामने पुर्तगाली, उनका योगदान, उनका भारत में आने का लक्ष्य और जो कुछ भी उन लोगों ने इस देश को योगदान दिया वो सारा कुछ है। इसके बाद आएंगे अगले क्लास में, जब हम आपको आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे डचों का भारत आगमन, किस प्रकार डच भारत आए और डच ने भारत में आकर किस प्रकार योगदान दिया, व्यापार किया और किस प्रकार उनका भारत से अंत हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आप इसको बताएंगे। थैंक यू क्लास।